गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है नवंबर 30, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। आज अच्छे खासे टॉपिक हम लोगों ने लिए हैं, कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, पहले कभी हम लोगों ने नहीं किए हैं। जैसे फरलोग और पैरोल, ये जब प्रिजन के बारे में बात करते हैं तो काफी सुनने को मिलता है। और 2021 में प्रिजन रूल को लेकर क्वेश्चन भी आया था। तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ से करेंगे, बिल्कुल नया टॉपिक है, हम लोगों ने इस तरह के टॉपिक अब तक कभी किया नहीं है। ये टॉपिक ज्यादातर आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है, इसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। हलाल सर्टिफिकेट, उत्तर प्रदेश में काफी हंगामा हुआ पड़ा है कुछ हलाल प्रोडक्ट्स को लेके, और उत्तर प्रदेश के अंदर उसको बैन भी कर दिया गया है। तो ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी अथॉरिटी इसके बारे में है, तो ये आज के टेक्स्ट सेक्शन में दिया गया था, तो इसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक भी आप मेजरली प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से कह सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मेंस ओरिएंटेड भी हो सकता है। पोस्टल बैलेट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी न्यूज़ में है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक वायरल वीडियो हो गया था पोस्टल बैलेट को लेके। तो ये वहां से हम लोग इसको करेंगे। पोस्टल बैलेट क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और ये जो ईवीएम मशीन होती है उससे किस तरह से अलग होता है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इसको। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बराबर ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल प्रोसेस, उस टॉपिक से इसको हम लोग करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट घिसा पिटा सा टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। आपकी रिवीजन हो जाएगी। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दो चार हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ये टॉपिक भी जो है मेंस के परस्पेक्टिव से है। उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये मेंस के परस्पेक्टिव से आपका एडिटोरियल है आज। और ये 2-3 दिन पहले भी आर्टिकल आया था, तब मैंने आपको बोला था कि बाद में करेंगे, और आज फिर से एडिटोरियल आया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं, कई सारी न्यूज़ हैं आज। एक न्यूज़ अमेरिका से आ रही है, और इनको तो आप जानते ही होंगे अगर आप थोड़ा बहुत टेलीविजन देखते हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो। तो भैया ये जो पर्सन है, और पन्नू नाम है इनका, ठीक है। गुरपवंत सिंह पन्नू अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। और इनके ऊपर एक और ये आपको पता भी है भैया क्यों न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि ये प्रो खालिस्तान है ना। खालिस्तान को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला थ्रेट भी करते हैं। पिछले दिनों ने थोड़े दिन पहले इन्होंने एयर इंडिया को भी थ्रेट किया था कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंडिया के द्वारा एक घोषित टेररिस्ट भी हैं, और अमेरिकन सिटीजन भी हैं। थोड़े समय पहले आपको ये भी पता था कि एक पर्सन की डेथ हुई थी वहां पे, जिसका नाम था निज्जर, है ना, कनाडा के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया कनाडा के रिलेशन काफी खराब हो गए थे। और कनाडा ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया था कि भैया आपकी सरकार ने ये सब करवाया है। वो मामला भी ठंडा हुआ भी नहीं था कि इनके ऊपर एक प्लॉट था, बेसिकली अटैक नहीं हुआ था, एक इनको मारने का प्लॉट बनाया जा रहा था। ये भाई साहब जो है पन्नू, और अमेरिका की एजेंसी ने उन कुछ बंदों को पकड़ा है जो इसको प्लॉट बना रहे थे। और घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से निकलता है, कुछ सीक्रेट एजेंसी वगैरह से निकलता है। तो वो उस मामले की भी जांच की जाएगी, और क्या होता है नहीं होता है वो थोड़ा आगे देखने वाली बात है। लेकिन अगर डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, और इंडिया यूएस के रिलेशन भी बहुत खराब यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक तो छोटी न्यूज़ ये है, बाद में इसको हम लोग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे अगर कोई इसके बारे में एडिटोरियल आता है तो। एक न्यूज़ यहाँ से आती है, देखिए जरा। सीरियन गोलन, गोलन हाइट्स भी इसको बोलते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पिछले दिनों जब इसराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया था, हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था पहले, तब हम लोगों ने उस कुछ टेरिटरी को पढ़ा था। जैसे मान के चलिए आप, जैसे ये जो है आपका इसराइल है, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह आपको देखने को मिलेगी जिसे हम लोग गोलन हाइट्स कहते हैं, और ये सीरिया का पार्ट हुआ करता था। लेकिन 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था, उस 6 डे वॉर में इसराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था। लेकिन आज तक इसको छोड़ा नहीं है, गोलन हाइट्स को। अभी भी वहां पे कुछ इजरायली आर्मी बेसिस हैं, कुछ छोटी मोटी सेटलमेंट भी हैं। तो उसको लेके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, और इसे इलीगल डिक्लेयर किया गया। इंडिया ने इंटरेस्टिंगली उसके फेवर में रिपोर्ट जो है वो वोट किया है। मतलब इंडिया चाहता है कि गोलन हाइट से इसराइल बाहर आए, उससे निकले। तो ये इंडिया ने ऐसा किया है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। इसकी जो बेसिक दूसरी डायमेंशन है कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव सबको ये पता होना चाहिए सीरियन गोलन हाइट्स क्या होता है, कहाँ है, ठीक है। इससे इंडिया इसराइल के रिलेशन पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पोजीशन इंडिया की आज नहीं है, बहुत पहले से इंडिया की पोजीशन है। इंडिया नहीं चाहता कि भैया कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करे, खासकर जबरदस्ती।
है ना। तो इंडिया ऑफ कोर्स नहीं चाहेगा गोल्डन हाइट को ऑक्यूपाई किया जाए, वो थोड़ी यहाँ पे बात है। इजिप्ट ने ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था और 91 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने इसको फेवर किया है ऑफ कोर्स। और कुछ कंट्रीज के ने अगेंस्ट भी वोट किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, यूके, यूएसए ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। बाकी कंट्री जो है वो अब्सेंट रही। ठीक है, और इंडिया का ऐसा मानना है कि इलीगल ऑक्यूपेशन है इसराइल की वहां पे। एक छोटी सी न्यूज़ ये थी। एक और छोटी न्यूज़ यहाँ पे आती है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि COP 28 अभी होगा, और दुबई में हो रहा है, यूएई में हो रहा है। और यूएई मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर भी है, नेचुरल गैस वहां से बहुत सारी निकलती है। तो अभी जो दुबई में जो ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली जो इसको हेड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कई सारी ऐसी कंपनी हैं यूएई के अंदर जिन्होंने 2050 तक नेट जीरो अचीव करने की बात कही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल निकालती है, नेचुरल गैस निकालती है, और दोनों ही फॉसिल फ्यूल है। ये कंपनी वादा कर रही है कि 2050 तक वो नेट जीरो अचीव कर लेगी। अब कुछ बच्चों को अगर नेट जीरो नहीं पता तो बता देता हूँ। ये सारा हंगामा CO2 को लेके होता है, मीथेन को लेके होता है, क्योंकि दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इनका नेट जीरो का मतलब ये होता है कि नेट जीरो इज इक्वल टू नेट रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज माइनस रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक, ये होता है इज इक्वल टू जीरो। मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस हम लोग रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, उतना ही ग्रीन हाउस गैस हम लोग रिमूव भी करेंगे, जीरो। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो। नेट न्यूट्रलिटी अलग है कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड नेट जीरो। इंडिया ने कहा है कि भी हम लोग 2070 तक नेट जीरो अचीव कर लेंगे। और जो पेरिस अग्रीमेंट है या उसके बाद जो भी अग्रीमेंट हुए हैं, उनका टारगेट क्या है? 2050 तक। अगर दुनिया को बचाना है तो 2050 तक नेट जीरो अचीव करना पड़ेगा। और यूएई के अंदर कुछ ऑयल कंपनीज हैं, हालांकि उसका नाम अभी तक नहीं बताया है कौन सी कंपनी है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि हाँ भाई बाद में इसको हम लोग पब्लिक कर देंगे। लेकिन कुछ कंपनी ने ऐसा वादा किया है। पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी ऑयल कंपनी ने खुद ये वादा किया है कि वो 2050 तक नेट जीरो अचीव करेंगे। अब ये कितना होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट चलो फिलहाल बोला तो है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक आज का ये है, ठीक है। पैट्रोनेज पॉलिटिक्स मर्मर्स रीसरफेसिस एज गुरमीत राम रहीम क्लोज हिज ऑन फरलोग। तो भैया गुरमीत राम रहीम आ गए हैं छुट्टी पे, फरलोग पे। आपको अच्छे से पता है ना, इनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे थे, इंक्लूडिंग रेप केस, जिसकी वजह से जेल में थे। तो ये कभी कभी ना जेल से बाहर आते रहते हैं, और काफी कंट्रोवर्सी भी रहती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार इनको जबरदस्ती बाहर निकाल देती है तो क्या, ताकि उनके लिए कैंपेनिंग कर सके, ऑल दैट। खैर पॉलिटिक्स में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओ तो इनका नाम क्या है? संत, नाम भी बहुत लंबा चौड़ा है भैया इनका। संत डॉक्टर भी हैं ये, गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। इंटरेस्टिंग नाम है। संत भी हैं, डॉक्टर भी हैं। गुरमीत मतलब ये सिख नाम भी है, राम मतलब हिंदू नाम भी है, रहीम मतलब मुस्लिम नेम भी रखा हुआ है, सिंह तो इनका सरनेम है ही, इंसान भी है भैया, एक ह्यूमन बीइंग भी है। तो नाम से बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कभी कभी छुट्टी पे आते रहते हैं, इसे कहते हैं फरलोग। जब ये छुट्टी पे आते हैं ना, इसे फरलोग कहते हैं। और इसी से मिलती जुलती एक टर्म होती है जिसे कहते हैं परोल। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। कुछ लोग जेल में गए होते हैं मर्डर केस में या किसी और चार्जेस में, वो कभी कभी घर पे हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए परोल पे आते हैं, महीने भर के लिए भी आ सकते हैं। तो दोनों टर्म में थोड़ा सा फर्क होता है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में, और या फिर हमारा जो लीगल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या कहता है? फरलोग एंड परोल दोनों ही शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। अगर कोई आदमी ने क्राइम किया हो, वो जेल में है, तो कभी कभी उसको शॉर्ट टर्म टेम्परेरी छुट्टी मिल जाती है, वो घर पे आ सकता है, फैमिली से मिल सकता है। ठीक है, ये तब दिया जाता है किसी स्पेसिफिक एग्जिजेंसी में, मतलब इमरजेंसी हो गई हो, किसी के घर में कोई डेथ हो गई हो, कोई बीमार हो गया हो, उस तरह की चीज में ये किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है डिफरेंस में। परोल इज ग्रांटेड फॉर अ प्रिजनर टू मीट अ स्पेसिफिक एग्जीजेंसी। जैसे मैंने आपको बताया, कोई फैमिली में डेथ हो गई हो, कोई बीमार हो गया हो। लेकिन फरलोग ऐसे नहीं दिया जाता है। फरलोग दिया जाता है, मान लो आपको 15 साल की सजा हुई,
आपने 4 4 साल जेल में काट दिए। कुछ स्पेसिफिक नंबर जेल में काटने के बाद आपको छुट्टी दे दी जाती है। क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। विदाउट एनी रीजन आपको छुट्टी दी जाती है। परोल में रीजन होता है, फरलोग में कोई रीजन नहीं होता। परोल आपका राइट होता है, आपका अधिकार होता है ना। आदमी कोई जेल में है, उसके घर में अगर डेथ हो गई है, तो ये उसका अधिकार है कि वो उसके फ्यूनरल को अटेंड करने जा सकता है। अगर उसके घर में कोई बीमार है, तो ये उसका अधिकार होता है अंडर परोल कि उसको छुट्टी मिलेगी। अगर उसको छुट्टी नहीं मिलती, वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन फरलोग वाले केस में कोई भी रीजन नहीं है, और ये फरलोग आपका लीगल अधिकार नहीं होता है। सरकार का मन करे तो दे, सरकार का मन करे तो ना दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फरलोग का पर्पस इमरजेंसी नहीं होता। फरलोग का सिर्फ ये पर्पस होता है कि भाई वो जो इंसान जेल में है, वो थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, थोड़ा सा सोसाइटी में जाए, घुले मिले, है ना। वो बेचारा एक ही तरह की लाइफ जी रहा है, थोड़ा सा ब्रेक मिले उसको, है ना। आप भी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप 10 दिन कंटिन्यूसली 10 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ी बोरियत हो जाती है ना। तो फिर आपको लगता है एक दिन जाके चलो मूवी देख ली जाए, आपकी मोनोटोनी जो है वो टूट जाती है, थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। फरलोग इसलिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन परोल आपका अधिकार होता है, ये किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आपको दे दिया जाता है। लेकिन दोनों ही कंडीशनल रिलीज होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर परोल पे गए हो बाहर या फरलोग पे गए हो, तो आप अमेरिका घूमने चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है, ठीक है। कंडीशनल रिलीज होती हैं। जैसे किसी को 10 दिन के लिए दिया गया, तो 11 दिन नहीं कर सकते, 10 दिन के अंदर ही वापस आपको आना पड़ेगा, ठीक है। परोल यूजली उन लोगों को दिया जाता है जो शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट होती है जिनको। फरलोग यूजली उन लोगों को दिया जाता है जिसकी लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट होती है, मतलब 15 साल, 20 साल, 25 साल, उनको फरलोग दिया जाता है। शॉर्ट टर्म जिसको 2 3 4 साल की मिली है, उसको आप परोल दे सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द परोल एक्सटेंड्स टू 1 मंथ, 1 महीने तक आपको मिलता है। लेकिन फरलोग आपको लगभग लगभग 14 डेज तक मिलता है मैक्सिमम। यहाँ पे आप 1 महीने भर के लिए भी रह सकते हो परोल में, ठीक है जी। परोल किसके द्वारा दी जाती है? डिविजनल कमिश्नर के द्वारा। फरलोग दी जाती है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, डीआईजी के द्वारा। परोल में आपको स्पेसिफिक रीजन देना पड़ता है भी, आपको परोल क्यों चाहिए। घर में कोई बीमार है, डेथ हो गई, या कुछ ना कुछ शादी है। फरलोग में आपको कोई भी रीजन नहीं देना पड़ता, सिर्फ आप अप्लाई करते हो, ठीक है। वो डीआईजी का मन करे तो आपको दे सकता है, डीआईजी का मन करे तो नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। परोल कैन बी ग्रांटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। लेकिन फरलोग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आपके घर में अगर 1 साल में 4 शादी हैं, तो चारों के लिए आपको परोल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस होती है थोड़ा सा, ठीक है। अब आप ये देखोगे, इनमें से किसको डिनाई किया जा सकता है इजीली? फरलोग को इजीली डिनाई किया जा सकता है, लेकिन परोल को उतना आसानी से आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जो राम रहीम है, क्योंकि लंबे समय के लिए जेल में गए हैं, है ना, तो इनको फरलोग मिलता है, परोल नहीं मिलता है। और ये फरलोग इनको जो दिया जाता है, वो डीआईजी के द्वारा दिया जाता है, और ये इनका अधिकार नहीं है, ठीक है। और डीआईजी आपको पता ही है, फिर उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब जैसे आप, जैसे इनका जो आश्रम है, वो आश्रम के अंदर अगर जाते हैं तो सत्संग नहीं कर सकते, पब्लिक अपीयरेंस ओपनली नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं जा सकते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन इनके ऊपर होती ज़रूर है, लेकिन या इनको रेगुलरली मिल जाता है, इसलिए कंट्रोवर्सी भी रहती है थोड़ी बहुत, है ना। चलिए जी। जर्नी ऑफ द वोट, हाउ ईवीएम्स पोस्टल बैलेट मेक देयर वे टू द वोटर्स एंड द बैक। ये एक्चुअली मध्य प्रदेश के अंदर अभी इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई और एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें कुछ कांग्रेस वर्कर्स एक इलेक्शन जो बूथ होता है, वहाँ पे कुछ इलेक्शन ऑफिशियल्स को धमकी दे रहे थे, और उस कमरे के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे ईवीएम मशीनें और बैलेट जो है वो बॉक्स रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा वायरल वीडियो हो गया था, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल भी आया है। तो पता होना चाहिए। मैं देखिए, ईवीएम के बारे में तुम्हें अच्छे से पता ही है, आप भी मोस्टली लोग 18+ होंगे, आपने भी वोट किया ही होगा। तो ईवीएम मशीन से आप वोट करते हो। लेकिन ईवीएम मशीन के द्वारा साथ साथ, देखिए सीधी सी बात है भाई, अगर आप ईवीएम में वोट कर रहे हो, इसका मतलब आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो। लेकिन जो आदमी इलेक्शन ड्यूटी पे है, मान लो, अब मान लो देश में इलेक्शन हो रहे हैं, हजारों की संख्या में इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, वो कैसे वोट करेंगे? ये भी सोचने की बात है। हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, वो कैसे वोट करते होंगे? जो हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, वो कैसे वोट करते होंगे? तो कुछ
कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल तो होते हैं, लेकिन वो फिजिकली वोटिंग नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कॉन्सेप्ट होता है पोस्टल बैलेट। मतलब वो जो डिब्बा होता है ना, ठीक है, उस डिब्बे के अंदर आप वोट डालते हो बेसिकली यहाँ पे, जैसे पहले हुआ करता था। तो वो कॉन्सेप्ट होता है। तो ईवीएम के साथ साथ पहले ईवीएम की काउंटिंग होती है, फिर इनकी काउंटिंग होती है, उसके बाद जाके जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ये पोस्टल बैलेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो लोग फिजिकली वोट नहीं कर सकते उनके लिए होता है। अब उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म 12D उसको बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपको फिल करके रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, आरओ, उनको पोस्ट करना पड़ता है। और अगर आप इलेक्शन ड्यूटी वगैरह पे हो या किसी और चीज़ की वजह से, वहां से आपको अप्रूवल मिलता है। और अप्रूवल मिलने के बाद आप पोस्ट से, जो है पोस्ट लिखा ना, पोस्ट से अपनी वोट को डाल सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन कौन कौन से वोटर्स या कौन कौन से सिटीजन्स हैं जो इस कैटेगरी में रखे गए हैं? देखिए, स्पेशल वोटर्स, जैसे वोटर्स जो 80 साल से ज्यादा के होते हैं, ठीक है, और डिसेबल्ड भी होते हैं, दिव्यांग भी होते हैं, उनको स्पेशल अधिकार दिया गया है, पोस्ट से वोटिंग डाल सकते हैं। जैसे अभी थोड़े समय पहले कुछ जर्नलिस्ट को भी इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया था, क्योंकि वो इलेक्शन कवर करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए फिजिकली वहां पे अवेलेबल होना। तो ये लोग भी कर सकते हैं, स्पेशल वोटर्स इलेक्शन कमीशन को जो लगता है। सर्विस वोटर्स, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी वाले लोग, पुलिस वाले लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट जो इलेक्शन ड्यूटीज वगैरह पे होते हैं, ये लोग भी पोस्ट से वोटिंग कर सकते हैं, है ना। इलेक्शन ड्यूटी स्पेशली अलग भी मेंशन किया गया है। जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप मुझे बताओ, इंडिया का हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो डिटेंटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। तो जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्राइम करने से पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर एरिया में जिनका जो पास हिस्ट्री होती है वो थोड़ी क्रिमिनल टाइप की होती है, और वो लोग क्राइम करते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे कई बार अगर सरकार को ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी जो है वो क्राइम कर सकता है इलेक्शन के दौरान, तो उनको पहले ही पुलिस उठा लेती है। क्राइम करने से पहले, इलेक्शन से पहले ही उठा लेती है। तो ऐसे लोग भी पोस्ट से वोटिंग कर सकते हैं जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। मतलब क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उनको डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग। उसके अलावा जो क्लॉज सी है, सेक्शन 60 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके अंदर भी जो कुछ अब्सेंटी वोटर जिनको बोलते हैं, उनको अलाउ किया जा सकता है। तो ये 5 कैटेगरी हैं जहाँ पे अलाउ किया जा सकता है पेस्टल बैलेट को लेके। ठीक है, बस ईवीएम के बारे में आपको पता ही है। पेस्टल बैलेट वाला कॉन्सेप्ट ये है। और ये जो पोस्टल बैलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बच्चों। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द अर्बन एरियाज हैज कम डाउन। ठीक है, वैसे भी हमारे देश में जो अर्बन एरियाज की में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो रूरल एरिया से ज़्यादा होती है। रूरल एरिया में क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, राइट, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आपको कम नज़र आती है, अर्बन एरियाज में थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रूरल एरिया में कम है? ये मुझे आप नीचे बताओगे कमेंट सेक्शन में अपनी अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से। अब देखिए जरा क्या लिखा है इसने। मेल और फीमेल अलग अलग से कैटेगरी दिया है, और टोटल यहाँ पे दिया है जुलाई सितंबर 2022। अगर आप यहाँ पे देखें, मेल अनएम्प्लॉयमेंट 6.6, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट 9.4, मतलब फीमेल ज्यादा अनएम्प्लॉयड होती हैं। तो ये 7.2 था जुलाई सितंबर 2022 में, और जुलाई सितंबर 2023 में आते आते ये 6.6% रह गया है। तो मतलब थोड़ा कम तो हुआ है, 7.2 से 6.6 हो गया है, 0.6 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। और ये जो डेटा दिया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा दिया गया है, तो थोड़ा कम तो हुआ है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। अब उसके रीजन क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा वो एक अलग है बात। ठीक है, वो हमारे लिए फिलहाल इस आर्टिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल के परस्पेक्टिव से वो कर सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन अ लेबर फोर्स। अब ये लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स अकॉर्डिंग टू द करंट वीकली स्टेटस इज अ नंबर ऑफ द पर्सन either employed or unemployed on an average in a week preceding the date of the survey। ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट मैं ऐसे आपको बता देता हूँ लेबर फोर्स क्या होता है।
ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उसे लेबर फोर्स कहते हैं। ठीक है। ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। और ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, दिन में 4 घंटे काम कर रहे हैं, एक साल में 180 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन काम कर रहे हैं, वो सब लेबर फोर्स का पार्ट होते हैं। अब अगर आप काम करना चाहते हो लेकिन अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपको काम वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम काम करना ही नहीं चाहते, खाली पड़े हुए हो, बस सारा दिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो फिर आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो टेक्निकली, क्योंकि आप काम करना ही नहीं चाहते। जो लोग काम करना चाहते हैं वो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन वो काम मिल नहीं रहा है, वो रियल एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है बेसिकली। ठीक है, ये तो आपको ये पता होना चाहिए। सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कई सारे स्टेप्स लिए भी हुए हैं, है ना। आईआरडी हमारे पास है, ट्रेनिंग ऑफ द यूथ रूरल हमारे पास है, मनरेगा हमारे पास है, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा सरकार ने चलाया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितने सारे प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो। हालांकि आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको थोड़ा डिटेलिंग में जाके पढ़ें। ठीक है, इतना काफ़ी नहीं है, ये तो जस्ट मैंने मेंशन करने के लिए यहाँ पे डाल दिया था। अगर हर स्कीम के बारे में मैं डिटेल में डालूंगा तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आप इसको अलग से पढ़ सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके अलग से आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत कुछ इनके बारे में आएगा, वो आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग तरह की होती है ना। जैसे मान लो एक एक अगर आप रूरल एरियाज की बात करो, ठीक है, एक छोटा खेत होता है, छोटा खेत है, उस खेत के अंदर 2 आदमियों की रिक्वायरमेंट है, 2 आदमी इसके ऊपर काम करेंगे और वो इसकी प्रोडक्शन करेंगे। 2 आदमी मोर देन सफिशियंट है, लेकिन उस फैमिली में 5 लोग हैं, दो तो नहीं है तो 3 लोग एक्स्ट्रा हो गए। अब इनके पास कोई स्किल नहीं है, ये बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा है। अगर कहीं काम मिल भी रहा था तो वो साल भर नहीं मिल रहा था, तो कुछ महीने वो खाली रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 3 लोग भी इसी खेत के अंदर काम करने लगते हैं। जिस खेत में 2 लोगों की जरूरत थी, अभी वहां पे एक्स्ट्रा 3 लोग और काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 लोग हैं ये क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। मतलब ऐसा देखने में तो लगता है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना। जब कटाई का सीजन होता है, लगाई का सीजन होता है, फसल जब लगाई जाती है तो उस समय आपको काम मिलता है, बाकी आपको काम नहीं मिलता है ना। जैसे हॉलीडे सीजन होता है तो जो होटल्स वगैरह होते हैं हिली एरियाज में या जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती हैं, खूब काम होता है। लीन सीजन में उनको काम ही नहीं होता है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत देखने को मिलती है। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है ना। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उस जबकि जो लोग इनफॉर्मली काम करते हैं, बेसिकली दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, कब आज काम मिलेगा कल नहीं मिलेगा, परसों काम मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा, तो वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट होती है। देर इज आउटकम इन द सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द प्रोडक्शन मेथड विच कुड नॉट लीड टू द लेबर। यस। जैसे आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करिए, रोबोटिक्स की बात करिए, भैया ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं। यस। तो कुछ लोगों की जॉब तो जाएगी जाएगी। जब चैट जीपीटी की वजह से कितने सारे लोगों की जो है जॉब चली गई है। ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आप जो है इसी का एक छोटा सा सब पार्ट होता है। इसके अंदर मान लो क्या होता है कि जैसे आपने मान लो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जैसे मान लो अभी मैं प्रेप में हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने मान लो मेरा मन किया कि यार मुझे प्रेप को छोड़ना है, मुझे किसी और इंस्टीट्यूट में जाना है, मे बी जहाँ पे मुझे बेटर पैसा मिल रहा है, जहाँ पे मुझे बेटर सुविधाएं मिल रही हैं। अब मैंने इसमें रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करने के बाद मैं ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, बेटर जॉब ऑप्शंस मिल जाए। तो वो जो बीच का टाइम पीरियड होता है वो 2 महीने भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, उसे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या सर्च अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो आप जॉब सर्च कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये कुछ टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हालांकि और भी होती है इसके अलावा। अगर कुछ आपके दिमाग में आ रही है 2-3 आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। फिलहाल आपके लिए इस सेशन के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है जी, चलिए पेरिस क्लब के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, मेरे ख्याल से पेरिस क्लब ऊपर हम लोगों ने ऐड नहीं किया था यहाँ पे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे पेरिस क्लब भी आप ऐड कर लीजिए, एक और टॉपिक। ठीक है।
तो पेरिस क्लब क्या है भैया? पेरिस क्लब जो है एक अमीरों का क्लब है बेसिकली, अमीर लोगों का क्लब है। और पेरिस वैसे भी बहुत अमीर सिटी है, बड़ा सिटी है ना? बड़ा खूबसूरत भी लोग कहते हैं है। कुछ जगह पे तो खैर है ही। तो श्रीलंका की जो समस्याएं हैं, समस्या क्या है? पैसा, मनी। और मनी मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये है श्रीलंका की समस्या। उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो चुका है, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो उनको चाहिए डॉलर। तो उनको चाहिए कोई ऐसे लोग जिसको श्रीलंका को पैसा दें। अब इंडिया से भी उन्होंने मांग लिया, चाइना से भी उन्होंने मांग लिया, आईएमएफ से भी उन्होंने मांग लिया। सब जगह से पैसा मांग के बैठे हैं। अभी पेरिस क्लब से भी वो लोग पैसा मांग रहे हैं। और पेरिस क्लब ने हाँ भी कर दिया है कि आपको हम लोग पैसा देंगे। तो ये अमीर लोगों का ग्रुप है ना? जो बड़े रिच होते हैं, तो वो एक क्लब बनाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, और ये देखते हैं भैया दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस कंट्री को पैसे की जरूरत है, तो पैसा उड़ाते हैं बेसिकली। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन आप पैसा फ्री में नहीं उड़ाते हो। हिडन मोटिव तो कुछ ना कुछ आपका होता ही है ना हमेशा। लेकिन उस हिडन मोटिव को आप बताते नहीं हो, क्योंकि वो हिडन होता है। आप सिर्फ ये बताते हो कि भाई क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी इसलिए मैं आपको पैसा दे देता हूँ। तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है बेसिकली। ठीक है। इसका मोस्टली जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री हैं, वेस्टर्न जो कंट्री हैं, मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनका ये पार्ट है। और जरूरी नहीं है सब डेमोक्रेटिक ही हूँ, बट स्टिल जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया भी इसके अंदर है, रशिया भी इसके अंदर है, नॉट डेमोक्रेटिक बस यस। जापान भी है इसके अंदर है, इसराइल भी है, यूके, यूएसए, यूएसए तो होगा ही, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो ये सब अमीर अमीर लोगों का एक ग्रुप है। आराम से वो लोग पेरिस में बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, समोसा खाते हैं, साल्सा वगैरह देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। और जिसकी जेब में जितना पैसा है वो उस कंट्री को देता है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1956 में इसको इवॉल्व किया गया था, जब अर्जेंटीना को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उसको हेल्प किया। उसके बाद इन्होंने सोचा यार अर्जेंटीना ही क्यों, दूसरी कंट्री की भी हेल्प कर दी जाए। तो ऐसी कंट्री की हेल्प करती हैं कंट्री जो जिसके ऊपर डेट है, बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, और वो बेचारे उसको अनेबल हैं पे करने को लेके, उनकी हेल्प की जाती है। अब तक 478 एग्रीमेंट ये लोग कर चुके हैं। 614 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं है, बिलियन डॉलर्स की मतलब ऑलमोस्ट हेल्प कर चुके हैं। पेरिस क्लब के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस से होते हैं, मतलब सभी कंट्री को अग्री करना पड़ता है। वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक दूसरे के भाईचारा रहता है उनका। तो कंसेंसस ही रहता है। और जितना भी पैसा दिया जाता है किसी भी कंट्री को, सब में बराबर बराबर बंटता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ज्यादा देगा, ब्रिटेन कम देगा, ऐसा नहीं होता है। ये इस तरह का लैंडिंग होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में पेरिस क्लब की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि चाइना, इंडिया भी अब तो हेल्प करने लगा दुनिया की, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा बायलेटरल लैंडर है, सबसे बड़ा, इंक्लूडिंग श्रीलंका। श्रीलंका में तीन सबसे ज्यादा बड़े जो है कंट्री हैं, चाइना, जापान और इंडिया, जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी आप इसके अंदर पेरिस क्लब को भी ऐड कर सकते हो अगर वो पैसा देता है तो। हालांकि वो अगर ही हो गया है, तो पैसा जब देगा तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पेरिस क्लब के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में सीधा सा आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द पेरिस क्लब। तो उसके अंदर वो क्या देगा? पेरिस क्लब इज अ फॉर्मल ग्रुप। नहीं, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। यूपीएससी बहुत गेम खेलता है, ऐसे एक एक वर्ड को चेंज कर देता है, और वो दिखने में बिल्कुल सही लगता है, और यहीं पे आप फंस जाते हो। तो ध्यान रखना है, ठीक है? ये 1956 में हुआ था, और ये इनफॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल नहीं। ठीक है जी, चलिए। अब आते हैं आज के मेजर एडिटोरियल पे, जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, एमसीसी भी जिसको कहते हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारे बड़े बड़े नेताओं को नोटिस भेजे हैं, क्योंकि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। जिसमें असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं, हिमंता बिस्वा, राहुल गांधी को भेजा है, प्रियंका गांधी को भेजा है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कुछ पनौती वनौती कुछ बोल दिया होगा। उसके अलावा केजरीवाल को भेजा है, दुनिया भर के लोगों को, और को लोगों को भी भेजा है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। सिर्फ इसलिए न्यूज़ में नहीं, बल्कि तेलंगाना में जब इलेक्शन हो रहे हैं, और आप तेलंगाना के अंदर एक स्कीम चलती है जिसे कहते हैं ऋतु बंधु। इसी ऋतु बंधु के बेस बना के एक और स्कीम चलाई जाती है, किसान समृद्धि, जिसमें 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, है ना? इसी स्कीम के बेसिस पे चलाई गई थी वो पूरे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कई
काफी टाइम से तेलंगाना में किसानों को ऋतु बंधु के अंदर पेमेंट नहीं मिल पा रही थी। इलेक्शन से जस्ट पहले वहां के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भाई वो किसानों को पैसा देंगे, रिलीज करेंगे, क्योंकि शायद इलेक्शन के लिए ही उन्होंने रोका हुआ था। मतलब इसका पर्पस कुछ और था, फार्मर वेलफेयर, लेकिन यूज किसके लिए हो रहा है? वोट खरीदने के लिए यूज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ना है भाई, ये तो गलत बात है। आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं रिलीज किया? अगर आपके पास पैसा था तो 1 साल पहले आपने क्यों नहीं रिलीज किया? तब तो आपने पैसा रोक लिया, अब अचानक से कैसे रिलीज कर रहे हो? तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो इसलिए उसने उनको रोक दिया। तो इसी ऐसी वजह से कुछ कुछ थोड़ा सा ये न्यूज में है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। थोड़ा सा हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली जब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के बीच में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में कोऑपरेशन होता है, तभी ये इम्प्लीमेंट भी होता है और तभी इसकी रेलेवेंस भी है। अदरवाइज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई बहुत ज्यादा लीगल रेलेवेंस है नहीं। बट थोड़ा आपको पता होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कैसे काम करता है। देखिए साफ साफ लिखा ही हुआ है इसमें, कॉन्डक्ट। कंडक्ट मतलब बिहेव, है ना? आप कैसा बिहेव करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करता है कि इलेक्शन के दौरान उनको कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा कंडक्ट करना चाहिए। उसके लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, जो कोड होता है, उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं सिंपली। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। ये पॉलिटिकल पार्टी को गाइड करने के लिए दिया जाता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए अग्री भी करती हैं, इसलिए उनको दिया जाता है। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगी और इनकी रिस्पेक्ट करेंगी। ठीक है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए, किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसी को आधार मान के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाया जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज को बोला जाता है भाई आप ये करिए, ये मत करिए, है ना? जैसे ऑफिशियल मशीनरी का मिसयूज मत करिए। अब जैसे मान लो कोई कहीं स्टेट में कोई सीएम है या हमारे पीएम है। अब ये पॉलिटिकल रैलीज के लिए अगर सरकारी हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे, सरकारी वाहनों का यूज करेंगे, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो वो तो मिसयूज हो जाएगा ना। अरे भाई, जस्ट बिकॉज आप सीएम हो आप ये नहीं कर सकते। अब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी तो इसको नहीं कर पाएंगी, तो आप ऑफिशियल मशीनरी को मिसयूज नहीं करोगे। ये इसके अंदर बेसिकली होता है। उसके अलावा कुछ इलेक्टोरल ऑफेंस होते हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू। जैसे कोई बहुत ज्यादा वायलेंट एक्ट नहीं करेगा या किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ में बहुत ज्यादा भाषणबाजी नहीं करेगा, ये सब माल प्रैक्टिसेस होती हैं। कोई किसी को पैसे देके वोट नहीं खरीदेगा, वो सब माल प्रैक्टिसेस होती हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तब से लेके और आखिरी दिन तक, जब प्रोसेस कंप्लीट होती है, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो वो इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन में पूरी कंट्री में होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली के में पूरे स्टेट के अंदर होता है। जब बाई इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है? इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंस भी मान के चल सकते हो, इसका आप प्रोविजन भी मान के चल सकते हो, एक ही बात है। नो पार्टी और द कैंडिडेट shall include itself in any activity which may aggravate the existing differences or the create mutual hatred or cause tension between the different caste and the communities, religion, linguistic groups। मतलब भाषण अगर आप दे रहे हो, रैली वगैरह कर रहे हो, तो किसी कास्ट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले ग्रुप के अगेंस्ट में भी नहीं होना चाहिए। ये उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है और ये इसकी गाइडलाइंस भी होती हैं। ठीक है। अब देखिए जरा, तो क्या करेंगे फिर? तो लोगों ने पूछा भाई अगर आप ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम, उनके पास्ट रिकॉर्ड और वो जो काम कर रहे हैं उसको क्रिटिसिज्म करिए, वो चलेगा। है ना? मान लो कोई मोदी जी ने पॉलिसी चला रखी है या किसी स्टेट में किसी सीएम ने पॉलिसी चला रखी है, आप उस पॉलिसी की बुराई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिसाइज करिए, उसको करना भी चाहिए, आपका डेमोक्रेटिक अधिकार है, वो चलेगा। लेकिन किसी कास्ट रिलीजन के अगेंस्ट में आप बात मत करिए। टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, आप उनको यूटिलाइज मत करिए अपनी इलेक्शन प्रोपेगेंडा को लेके। ठीक है, मतलब ऐसे मंदिर में गए आप और वहां पे जाके भाषणबाजी करने लगे,
ठीक, आप जा सकते हो, पूजा वूजा कर सकते हो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो अलाउड है। लेकिन वहां जाके भाषणबाजी मत करिए इलेक्शन को लेके, वो सब यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं पे कैंपेन कर रहे हो, इलेक्शन रैली आपकी जा रही है, कोई मीटिंग हो रही है, तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ की पुलिस से, लोकल अथॉरिटी से, ऑर्गेनाइजेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये सब जो है वो इसके अंदर में देखा जाता है। उसके अलावा जो पोलिंग बूथ होते हैं, वहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ आप जो है प्यार मोहब्बत से पेश आइए। पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए, ये भी जरूरी है। किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे फूड या अल्कोहल का नहीं होना चाहिए, है ना, कि भैया आप वोट डालने जा रहे हो और वोट डालने से पहले आपके हाथ में बोतल दे दिया दारू का, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। आपको पिज्जा खिला रहे हैं वोट देने से पहले, वो सब नहीं होना चाहिए। खिला सकते हो पहले, वो मर्जी आपकी है, लेकिन इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे देखी जाती हैं। अब मोटी मोटी सी चीजें हैं, छोटी, ऐसी कोई बहुत खास पॉइंट नहीं है, बट स्टिल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं? इसीलिए नहीं है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कानून के अधिकार, मतलब एनफोर्सिएबल नहीं है बाय लॉ। मतलब ये नहीं है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। अब नहीं जा सकते, ठीक है। और अभी इस जमाने में क्या है ना, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेचारा कहाँ कहाँ नजर रखेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये तो कह दिया कि आप पॉलिटिकल रैली मत करिए पर्टिकुलर दिन से, लेकिन सोशल मीडिया पे तो पोस्ट तो बना ही सकते हो। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हो, वहां पे तो 24 घंटे कैंपेनिंग होती है। आप इसको कैसे रोकोगे? आजकल तो लोग बिटकॉइन से भी पेमेंट ले रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट चल रही हैं, है ना। लोगों को फूड को जो कूपन है वो बांटे जा रहे हैं, है ना, ड्रिंक के लिए कूपन बांटे जा रहे हैं। तो वो सब नहीं रोक पाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इतना ज्यादा उसके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मैन पावर भी नहीं है, तो नहीं रुक पाती हैं चीजें। और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो धड़ल्ले से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। उनके खिलाफ जो रिस्पॉन्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो बड़ा अजीब सा रहता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है ही नहीं कि अगर कोई आदमी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तुमको टेंशन ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सॉरी बोल देंगे, डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर सकते। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करती है, बार बार करती है, धड़ल्ले से करती है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी रजिस्टर नहीं कर सकता। तो उसको, पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का पहले से पता ही है कि जो मर्जी करो, आपको डी रजिस्टर तो नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको नोटिस आएगा, आप उस नोटिस का जवाब दोगे। बहुत बार तो नोटिस का जवाब भी नहीं दिया जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। इसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो क्या कर सकते हैं? जो चीज़ हम लोगों ने चैलेंज में पढ़ी हैं वही कर सकते हैं। आप इसको पहली बार तो एनफोर्सेबल करिए कानून में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दे दीजिए, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन करता है तो उस कैंडिडेट की को हम लोग डिस्क्वालीफाई कर सकें और उस पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सकें। एक दो लोग जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो डर हो जाएगा सबको, तो सब लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं हमारे पास, और काफ़ी सारे हैं बेसिकली। इसमें से एक दो आर्टिकल हम लोग कल उठा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।